ए से बी तक अगर आप आते हो, कोई भी रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाती है। मान लो कभी कभी आपकी रिएक्शन 2-3 स्टेप में होती है। एक स्टेप ए से सी तक गए, सी से डी तक गए, फिर आप बी तक आते हो। आप देख रहे होगे एरो से, आपको समझ में आ रहा होगा, ए से सी, सी से डी और फिर डी से बी तक आते हो आप। तो आप इतनी सारी रिएक्शन कराते हुए अगर आ रहे हो, तो जितनी भी हीट का मामला है, प्लस माइनस जो भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको आप हीट दे रहे हो या हर बार हीट ली जा रही है, दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी पॉजिटिव भी होगा और कभी नेगेटिव भी होगा। ये बात पता है कि नहीं आपको? कैसे पता है? कुछ याद आ रहा है? याद है मैंने आपको कब कराया था वो? बहुत कार्बन कंपाउंड नहीं रे भाई। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं आपको लेके आया था। अभी बताऊंगा। चलो देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या बोल रहा है, देखो। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 1 2 3, तो सारी की सारी रिएक्शन, मान लो जरूरी नहीं है 3 स्टेप में हो, 4 स्टेप में भी हो सकता है, 5 स्टेप में भी हो सकता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे बोलो। तो अभी क्या ये इसका तुम्हारा डाउट क्या है, और क्या डाउट है? मेरी समझ में अभी भी ढंग से नहीं आया कि क्या पूछना चाहते हो आप। ब्लैक कहाँ कहाँ पे है? अच्छा, जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है ऐसे बोलो ना। ब्लैक से लिखा है, सारा ही तो ब्लैक से लिखा हुआ है। हाँ, ये क्या बोल रहा है देखो, अभी जो बात बताया मैंने आपको, आप इसको समझ ही नहीं पा रहे हो। देखो, इसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो और फिर एक बार लिखो, तब समझ में आता है। क्या बोला देखो, इफ इफ रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप, अभी मैं यही तो बता रहा था। ए से आप सी तक गए, सी से फिर डी तक गए। देखो, अब ये सेवरल स्टेप बना के आप कहां तक आ रहे हो? ए से सी, सी से डी और डी से बी तक। इफ रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप, देन इट्स स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी इज द सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी। सबका सम करो, ए से सी तक आने का, सी से डी तक आने का और डी से बी तक। ये सी क्या कुछ प्रोडक्ट है। ए से सी तक आप कुछ प्रोडक्ट किया, कुछ एक्टिविटी की, कुछ आपने कंपाउंड बनाया या कोई भी एक्टिविटी की। कभी कभी आयनाइज भी करते हो, कभी उसको वेपर फॉर्म में लेके आते हो, कभी, है ना? समझ में आ रहा होगा। तो यहां बोल रहा है सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ द इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, शायद ये आपको समझ में नहीं आया होगा। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कभी कभी कुछ ऐसे कंपाउंड, अभी अभी जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब आपकी समझ में आएगा। कभी कभी कुछ कंपाउंड ऐसे बनते हैं जो उनको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। वो समझने के लिए तो बहुत जरूरी होता है इंटरमीडिएट। और इनफैक्ट वो होता क्यों है? आप बोलोगे जब समझने के लिए होता है सिर्फ, और बताने के लिए नहीं होता। एक्चुअली वो थोड़ी देर के लिए बनता है। मान लो, आना पड़ेगा, मान लो ये आपके पास हेलो मीथेन, सॉरी, हेलो मीथेन है। चलो, हेलो का मतलब हेलोजन। तो यहाँ पे क्या है? क्लोरोमीथेन है आपके पास। और आप इसके साथ में रिएक्शन कराते हो और एक न्यूक्लियोफाइल आता है। अब डोंट आस्क न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल आता है OH माइनस, ध्यान से सुनना। तो जिस साइड में ये रहेगा, सॉरी, हैलाइड रहेगा, उसके अपोजिट साइड से एंट्री मारता है, ये इसके साथ अटैच होता है। ये जैसे जैसे अटैच होता है, ये धीरे धीरे डिटैच होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये अटैच होता है और ये डिटैच होता है। तो एक समय आता है जब इसका बॉन्ड कुछ इस तरह बनेगा। अभी जो मैं बनाने चल रहा हूं उसी को इंटरमीडिएट बोलते हैं। चलो मैं बना के दिखा देता हूं। ये सी, अब देखो ये पूरा बॉन्ड नहीं बना रहा हूं मैं पूरा बॉन्ड नहीं बना रहा हूं, जस्ट डॉटेड शो कर रहा हूं मैं कि भाई यहाँ पे Cl है और ये डिटैच होना शुरू हो गया। और इस साइड में अल्कोहल OH अटैच होता जा रहा है धीरे धीरे, और ये H और ये H और ये H। क्या आप बता सकते हो कि एक कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड हो सकते हैं? यहाँ पे 5 दिखाई दे रहे हैं, 5 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सच पूछो तो परफेक्टली 5 बॉन्ड नहीं है। ये मैंने वो सिचुएशन बताई है, वो स्टेज बताई है इसकी, कि जिस समय ये
क्लोरीन का क्लोराइड आयन डिटैच हो रहा था, धीरे धीरे बाहर जा रहा था, और OH माइनस, मतलब OH माइनस था ये, तो ये Cl माइनस होके बाहर निकलेगा। तो OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच होने धीरे धीरे आ रहा है और क्लोराइड को धीरे धीरे डिटैच करवा रहा है ये, ठीक है। तो इस समय की स्थिति को, इस समय की पोजीशन को, ऐसा इंटरमीडिएट है ये एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम पे एक थोड़े समय के लिए ऐसा इंटरमीडिएट बनता है, थोड़े से समय के लिए बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली डिटैच हो जाएगा, इधर से Cl माइनस CCl चला जाएगा और ये OH इसके साथ मिलके और क्या बना देगा, CH3OH, मिथनॉल बन जाएगा। बात खैर मेरी बात ये बताने के लिए थी कि इंटरमीडिएट क्या होता है। तो इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, ज्यादातर क्या होता है, अनस्टेबल होता है, बनता है लेकिन अनस्टेबल होता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है और उसके बाद फटाफट कुछ प्रोडक्ट बना देता है, जैसे कि ये प्रोडक्ट बनता है और ये Cl माइनस हमारा यहां से डिटैच हो जाता है। डिटैच तो क्या होता है, सच पूछो तो ये बनता कैसे, मैं आपको और अच्छे से बता दूं। ये वाटर से हाइड्रोलाइज कराते हैं ना जब, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से ऐसे आ जाता है, तो ये H प्लस जो है ना अकेला बचा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से Cl माइनस जब आएगा तो दोनों मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन के निकल जाते हैं। लेकिन अरे क्या हो गया, लेकिन क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा फोकस कहाँ रहना चाहिए, हमारा फोकस रहना चाहिए मेन प्रोडक्ट पे। हमारा मेन प्रोडक्ट है अल्कोहल, बाई प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। ऑर्गेनिक आएगी तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप इंटरमीडिएट समझे कि नहीं ये बताओ, कोई बोलता नहीं है। समझ समझ में आया कि नहीं? इंटरमीडिएट एक ऐसी पोजीशन रहेगी, मतलब वो परफेक्टली प्रोडक्ट नहीं होता, परफेक्टली प्रोडक्ट नहीं है वो। एक सिचुएशन आती है जब ऐसी ऐसी अनस्टेबल कंडीशन दिखाता है। देखा आपने अभी कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड दिखाई दे रहे थे, लेकिन सच पूछो तो 3 बॉन्ड परफेक्ट थे, और Cl से और OH से जो बॉन्ड बना रहा है अपना कार्बन, वो पार्शियल बॉन्ड है, पार्शियल बॉन्ड है वो, ठीक है। और फाइनली एक ही बॉन्ड रहेगा OH का, और Cl वहां से डिटैच हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है इंटरमीडिएट की। चलो वापस आओ, फिर आएगा, बार बार आएगा इंटरमीडिएट, डोंट वरी, लेकिन 12th में ज्यादा आएगा। फिर क्या बोला था, if reaction take place in several steps then standard reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpies of the intermediate reactions। इंटरमीडिएट रिएक्शंस का मतलब जो बीच बीच में आप A से B पे आए थे, सॉरी यहाँ पे C दिखा रहा था, और यहाँ से A और B के बीच में डायरेक्ट गए थे आप, पहले A से C में गए, C से D में गए और D से फिर B तक आए थे। बात समझ में आई कि नहीं आपको, ठीक है ना। तो ये इंटरमीडिएट है, आपका प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट A से B बनाना है बस, लेकिन आपने क्या देखा, पहले A से C बनाए, कुछ इंटरमीडिएट बना होगा, फिर C से D बनाए, कुछ इंटरमीडिएट बना होगा, और फाइनली आपको B मिलता है। तो ये कहने का मतलब ये कि आप अलग अलग स्टेप बना बना के जा रहे हो, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, और ये तीसरा, आप 3 स्टेप में रिएक्शन को कंप्लीट करते हो। तो इसका कहने का मतलब A से B अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन कोई भी करवाते हो, जितनी हीट एंथैल्पी लगती है यहाँ पे, जितनी भी हीट एंथैल्पी लगेगी, आप इस रास्ते से जाओगे और सबको सम करोगे तो इसके इक्वल ही होगी। नहीं आया समझ में अभी भी? अब आ गया, और अच्छे से देखो, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शंस into which the overall reaction may be divided at the same temperature। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में आपने अलग अलग जो रिएक्शन करवा के डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे पार्ट में, आप एक बार तो A से B डायरेक्ट चले गए, और अगले स्टेप में A से C गए, फिर C से D पे गए, और D से B तक जा रहे हो। उसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन आपकी बार बार अलग अलग तरीके से हो रही है, लेकिन एम एक ही है, प्रोडक्ट बी बनाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। श्रेया, श्रेया, अरे इतनी दबी हुई आवाज में क्यों बोल रहे हो भाई? देखो जब समझ में आ जाता है ना, जब तो आवाज जो होती है ना वो कड़क होती है, अच्छी होती है। समझ में आ गया? यस, अब मेरी समझ में आ गया, अब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दबी हुई आवाज जानते हो कैसा लगता है, जैसे तुम्हें कोई थोप रहा हो जबरदस्ती, बस तू मान, बस मैंने जो कह दिया वो मान ले बस। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी मत समझना। नहीं समझ में आ रहा फिर बताओ मुझे, फिर आपको सिखाऊंगा मैं।
कहाँ क्या कौन सा वर्ड समझ में नहीं आया मुझे बता दो बस। मुझे लगता है शायद तुम्हें यहां से समझ में नहीं आया होगा, डिवाइडेड एट द सेम टेम्परेचर। आपको लगा होगा कुछ डिवाइड करना होगा, डिवीजन का कोई भाग करना होगा, ऐसा करके कुछ टेम्परेचर से कुछ नंबर को भाग करना है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिवाइडेड का मतलब है अलग अलग स्टेप्स में डिवाइडेड है। ए से बी में जैसे गए तो ए से सी का एक एक स्टेप था, सेम टेम्परेचर पे आप स्टेप्स डिवाइड कर रहे हो। बात समझे कि नहीं? अब श्रेया समझ में अभी भी नहीं आया? बच्चों पूछना है, बिल्कुल बिल्कुल आगे मत। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपका सिलेबस जल्दी से खत्म कर दूं, बिल्कुल नहीं। आप पूछो, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा कैसे करना है। और अगर आप रेफरेंस बुक को भी देख के न्यूमेरिकल करोगे तो भी आपकी समझ में अच्छा आएगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, जिन बच्चों ने आज न्यूमेरिकल किए हैं, कुछ बच्चों की तो हैंडराइटिंग ही समझ में नहीं आ रही। क्या हैंडराइटिंग लिखते हैं, थोड़ा बढ़िया लिखो यार। ऐसा लग रहा है बस अरे यार सर ने पूछा है, लोग कर के दिखा दो, बस फोटो खींच के भेज दो। ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ सीख रहे हो। सुधांशु, सुधांशु, आप बहुत जल्दी में थे। मैं मतलब तुम्हारी जो आंसर शीट है जो देखा हूं मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी में हो। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। कल शाम का पढ़ाया हूं, चलो ठीक है, मैं ये नहीं बोलता शाम को। ये काम जितनी जल्दी हो सके जल्दी निपटा दिया करो। सुबह कर लिए होते, सुबह उठते होगे लेट से। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम पढ़ के तो देखो, जब मर्जी करो, कुछ कंटिन्यूटी का यहाँ में मामला नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसे एक्सक्यूजेज मत बनाओ। सीखो, आप जब सीखोगे तो सब याद रहेगा। चलो भाई, आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो यार, अच्छा आपको भी अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे, और आपको मुझे लगे कि आप सीख रहे हो। तो चलो भाई, अब आता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं कुछ पहले एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम बात करेंगे। सपोज आप लोग ऑर्गेनिक में आओगे तो देखना अलग ही आनंद आएगा। मान लो आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है। अगर मैं हाइड्रोजन गैस को ऐसे, हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग बना रखी है और इस बॉन्डिंग को कर देता हूं ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये H और ये H दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन गए। क्या मैं इसको एटम बोल सकता हूं? है ना? और तो इसको ब्रेक करने में जो एनर्जी लगी है उसको हम बोलते हैं एटमाइजेशन एंथैल्पी। बट सेम टाइम पे एटमाइजेशन नहीं कर रहा मैं, छोड़ो, मुझे नहीं, मुझे एटम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है बस। मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है, मुझे एटम से कुछ नहीं, ब्रेक कर दूं बस। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल सकता हूं? बोलो बोलो भाई, ये कुछ कुछ नया नहीं है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब एक बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं, है ना? पहले बोलो, बात समझ में आई? तो यहाँ ये बताना चाहता है, कभी कभी कुछ कुछ केसेस में जब आप ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। खास करके विशेष ध्यान रखना है कि जो एक H डिटैच हो रहा है और ये भी H डिटैच हो रहा है, तो ये सब के सब एटम बनते हैं। अगर ये सब के सब एटम बन रहे हैं तो हम उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन अब जैसे ध्यान से सुनना भाई, ये बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं मैं ये। मान लो ऐसा है, अब ऐसे केस में आपका एक H आप डिटैच करवाते हो विद द हेल्प ऑफ सम एंथैल्पी, कुछ हीट दिया आपने, एक ब्रेक करा दिया। जब आपने एक ब्रेक करा दिया तो आपके पास है CH3 है और साथ में एक H है। तो यहां पे जो ब्रेक हुआ है ये वाला बॉन्ड, ध्यान से सुनना, ये वाला कलर बदल देता हूं शायद आपकी समझ में और अच्छा आ जाए। ये वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करते हो तो क्या यहां पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल सकते हैं? बोलो। क्या भाई, आवाज नहीं जा रही है? थोड़ा आप बोला करो भाई, आप लोग थोड़ा। अच्छा, आप लोग माइक पहले ऑन करना पड़ता होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं ही थोड़ा जल्दबाजी करता हूँ।
आपको माइक ऑन करना पड़ेगा, फिर आप बोलोगे, ठीक है, ओके। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, तब आपकी समझ में आ जाएगा। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके एक एच आपका सेपरेट हो जाता है, नो डाउट ये एटम है, मुझे कोई डाउट नहीं है एटम है। लेकिन भैया ये जो CH3 है ये एटम है क्या? जो दूसरा पार्ट इधर की साइड से जो बचेगा, बॉन्ड तो यही ब्रेक हुआ है ना। तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि ये बॉन्ड नहीं है, सॉरी ये एटम नहीं, लेकिन ये एटम है। तो सिर्फ एक एटम है। अब ऐसे में अगर इस बोलता है कि भाई C और H के बीच का बॉन्ड जो ब्रेक होता है वो कितना एंथैल्पी लगता है, लेकिन यहाँ पे केस अलग अलग है। ये केस अलग अलग है। अभी अलग अलग क्यों है? ये अकेला H है, अकेला H तो डिटैच हो गया। आप फिर उसके बाद एक हटाने के बाद दूसरा भी डिटैच करवाते हो, दूसरा भी हो गया, फिर तीसरा भी हो गया, और फिर चौथा भी हो गया। अब यहां पे आप बोल सकते हो C1 है, ये H, ये H, ये H और ये 4 H अलग अलग हो गए, चारों के बॉन्ड अलग अलग तोड़े। अब जो बॉन्ड हमने तोड़े हैं तो जरूरी नहीं कि सबके सबकी एंथैल्पी इक्वल लगी हो, सबके सबकी एंथैल्पी इक्वल नहीं लगती। पहला कार्बन से पहला हाइड्रोजन जो कार्बन से डिटैच हो रहा है, फिर दूसरा हाइड्रोजन, फिर तीसरा, फिर चौथा, सबकी एंथैल्पी डिफरेंट होगी। और जब अगर डिफरेंट होगी, ध्यान से सुनना, अगर डिफरेंट होगी तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ऐसे में हम लोग एवरेज निकालते हैं। ये मेरे ख्याल से मैं जब बॉन्डिंग पढ़ा रहा था तो मैं यहाँ पे लेके आया था, ये आपको लेके आया था, मैं समझाया भी था अच्छे से, और अगर नहीं आया तो फिर से समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मजा आना चाहिए, आप मजे लो पढ़ाई के, बस आनंद लो। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो शायद समझ में आ ही गया है। ये मैं क्या बताऊं आपको, यू कैन सी दैट H atom आर फॉर्म बाय ब्रेकिंग ऑफ HH बॉन्ड, हाँ ठीक है, इन डाइहाइड्रोजन। द एंथैल्पी ऑफ चेंज इन दिस प्रोसेस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए डेल्टा के साथ में छोटा सा ए लगा देना, तो एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड हो गया है। इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड। अब 1 मोल ऑफ बॉन्ड आप 1 मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक करते हो कंप्लीटली टू ऑब्टेन एटम्स। अब आपको यहाँ पे एटम्स मिलते हैं इन द गैस फेस, और याद रखना गैस फेस होना बहुत जरूरी। अगर गैस फेस में कोई चीज नहीं है और आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन करना है तो पहले आप उसको गैसियस फेस में लाओ। उस फेस में लाने के लिए जो कुछ एंथैल्पी लगेगी वो लगाओ, फिर गैसियस स्टेट में लाओ, फिर उसके बाद उसको एटम को सेपरेट करेंगे, राइट। तो in case of diatomic molecule like dihydrogen given above, the enthalpy of atomization is also bond dissociation enthalpy. तो हाइड्रोजन के केस में ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी। The other examples of enthalpy of atomization can be, अब यहाँ पे जब चारों कार्बन एक कार्बन से चारों हाइड्रोजन अगर आपने अलग अलग कर दिया, all these things are in the form of atoms। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्या करेंगे, क्योंकि 4 बॉन्ड ब्रेक किए हैं तो सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 करोगे, तब आपकी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या मिलता है। तो यहाँ पे है बॉन्ड एंथैल्पी, इसलिए उसको बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। अब डेल्टा के साथ में क्या लगाना है, बॉन्ड। यहाँ पे एटमाइजेशन डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे, लास्ट में हो जाता है बॉन्ड। और पहले तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, अगर मान लो H2 है, Cl2 है, इन सब में आप क्या बोलोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लेकिन उसके बाद तीसरा है मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ये मीन बॉन्ड एंथैल्पी कब आएगी, मीन बॉन्ड एंथैल्पी कब आएगी, जब हाँ कई सारे बॉन्ड हैं, फिर आप उसके हिसाब से काम करते हो। जैसे Cl2 है, O2 है, ये तो ठीक है, लेकिन पॉलीएटॉमिक में आपको अलग से बताना पड़ेगा। और ये मैंने एग्जांपल यहीं से लिया है, CH4 C अलग हो गया और 4H अलग, तो ये टोटल एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 1665 बताता है किलोजूल पर मोल। लेकिन ध्यान रखना, मीथेन में बोलता ऑल द CH बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन बॉन्ड लेंथ। चार के चारों की बॉन्ड लेंथ बिल्कुल आइडेंटिकल है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो बड़ा होगा उसमें कम एंथैल्पी लगेगी, जो छोटा होगा ज्यादा, ऐसा तो नहीं है। सबके सब बॉन्ड अलग है, लेकिन फिर भी उनकी जो एंथैल्पी है वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्यों है अभी पता चलेगा। अब यहाँ पे क्या देखते हो, CH बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन बॉन्ड लेंथ एंड एनर्जी। दोनों चारों की एनर्जी बराबर है,
लेकिन जब आप ब्रेक करना शुरू करोगे तो अलग अलग क्यों लगती है, बता सकता है कोई? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, ठीक है, अच्छा सही बोल रहे हो, थोड़ा सा और अच्छे, न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब एक एच चला गया तो इस सी के साथ में बॉन्ड अब 3 ही बचा है। अब इसकी स्थिति अलग है, अगर चारों भाई घर में हैं, कोई पंगा लेने जल्दी नहीं आएगा। अब एक भाई नहीं है तो थोड़ा वीक पड़ जाओगे, एक और नहीं है, एक और नहीं है, तो चौथे बॉन्ड को ब्रेक करना बड़ा आसान हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे गणित मत लगाना, मैथमेटिक्स मत लगाना कि मैंने जो बोला कम होते गए कम होते गए और हर बार कम होता हुआ ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री है ये। केमिस्ट्री में मैं कई बार बता चुका हूँ, सिंपल मैथमेटिक्स मत लगाना। तो सी एच बॉन्ड्स इन्हीं सक्सेसिव स्टेप, सक्सेसिव मतलब एक एक करके एच आप जब ब्रेक करोगे तब वो अलग अलग एंथैल्पी शो करेगा। जैसे मीथेन था तो ये CH3 और एक H अलग हुआ, उस समय 427 किलो जूल पर मोल लगा। लेकिन जब ये CH3 था और एक H डिटैच हुआ तो CH2 बचा, तो उस समय 439 है। और जब दो बचे थे CH2, उस केस में 452 है, और जब आखिरी H बचा C और H ऐसा, तो वहां पे 347 किलो जूल पर मोल हीट एंथैल्पी लगी। अब ऐसे में क्या किया, चारों को प्लस करके 1665 आया, और सिर्फ मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, मतलब एक मीथेन के अंदर C और H के बीच के बॉन्ड की जो एंथैल्पी वो कितनी होगी, तो वहां पे ना तो ये लेंगे, ना इसको लेंगे, ना इसको, ना इसको, चारों को प्लस करके एवरेज निकालेंगे, तो कितना आता है 460। ये बात ऑलरेडी मैं सिखा भी चुका हूँ, लेकिन शायद कोई कोई क्लास में ना भी रहा हो, मुझे नहीं मालूम है। कोई ऐसा है जो उस समय नहीं था क्लास में? एनीबॉडी? सब थे, ठीक है ना। तो आगे भी ये बोलता है, वी फाइंड द मीन CH बॉन्ड एंथैल्पी इन मीथेन 416, इट हैज बीन फाउंड दैट मीन CH बॉन्ड एंथैल्पी डिफर स्लाइटली फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड। तो ये एंथैल्पी हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, उसके साथ अटैच क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो but it does not differ in the great deal using Hess law. Bond enthalpies can be calculated and bond enthalpy values of some single and multiple bonds are given. तो भाई यहाँ पे ये जो नीचे टेबल दी हुई है इसमें लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना, लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है आपको जरूरत पड़े। ये समझ में आएगा आपको कि नहीं? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये समझ में आ रहा है? हाँ क्या? और जैसे यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, C और N डबल बॉन्ड, C और N ट्रिपल बॉन्ड, C और C डबल बॉन्ड, C और C ट्रिपल बॉन्ड, C और O डबल बॉन्ड, C और O ट्रिपल बॉन्ड, O और O डबल बॉन्ड। तो इस तरह से अलग अलग बॉन्ड है, उनकी एंथैल्पी जहाँ लिखी है, और आपको बिल्कुल भी इनको याद नहीं करना है, याद मत करना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी होगा तो वहां पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये पता है क्या, ये I और इस I के बीच में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी है? गौर से देखो, दोनों कहाँ मिलते हैं? यहाँ मिलते हैं, इसको देखना मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो इसका मतलब ये I2 या I और I के बीच का बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये एंथैल्पी लगेगी। बात समझ में आई? अरे बोलो यार। मान लो ये 213 की बात हो रही है, तो 213 क्या है? सल्फर, और इधर क्या है? सल्फर। सल्फर और सल्फर के बीच का है ये। मान लो 368 है ये, तो ये क्या है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन, इनके बीच का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब तो देख लोगे, समझ जाओगे ना कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो कितना लगेगा एंथैल्पी, ठीक है। जरूरत पड़ने पे देख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मोस्ट ऑफ द टाइम दिया हुआ रहेगा। ये हो गया, आप समझ गए होगे शायद। इसके बाद क्या है, ये सब आपको मालूम है यार। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्शन और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना।
लैटिस एंथैल्पी। ये लैटिस और बोन हैबर साइकिल में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी दोबारा से बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैं ये चीज़ बता रहा था बार बार। तो आ जाओ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लेके चलता हूँ फिगर पे, और ये फिगर मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। बहुत ध्यान से देख, पूरा पूरा फिगर पूरा आ रहा है यहाँ पे फिगर। यहां से देखो, इधर एरो की डायरेक्शन बदल रही है। देखो उस समय में जब मैंने समझाया था तो बताना चाहता था कि हर स्टेप में अलग अलग काम हो रहा है, अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज लगती हैं, कभी प्लस भी लगेगी और कभी माइनस भी लगेगी। अभी भी शायद ये बात मैंने बोला है थोड़ी देर पहले। अरे बोलो यार। हाँ, तो अब यहाँ पे नमक बनाने की बात करता है, सोडियम क्लोराइड बनाना है इसको। तो अब आपके पास सोडियम अलग है, क्लोराइड अलग है, क्लोरीन गैस अलग है। ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले तो कोई भी बॉन्ड ब्रेक करना, जैसे Cl2, उसको उसके सामने आधा लगाने का कारण क्या है? क्योंकि भैया उसको Na को एक ही Cl चाहिए। तो Cl तो अब ऐसा तो नहीं बोल सकते हाफ Cl2 का मतलब है Cl, नहीं, हाफ Cl2 Cl नहीं है। इनफैक्ट ये क्या है? Cl बॉन्ड Cl है, इस पे एंथैल्पी लगेगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद जितनी एनर्जी आपने दी है उसको, उसकी एनर्जी के साथ वो Cl अलग होगा, तब ये Cl अलग है। ऐसा नहीं है कि वो हाफ Cl2 को बोल दो आप Cl, ये हाफ Cl2 इज नथिंग बट Cl, नो। इस Cl को बनने में क्या लगा है? एनर्जी लगी है। लगी है कि नहीं बोलो? बहुत बारीकी से सीखना है, मैं बहुत बारीक तरीके से सिखाऊंगा दोबारा से, मेरे ख्याल से भूल चुके होगे आप लोग अभी। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। सोडियम आपके पास सॉलिड है और क्लोरीन गैसियस स्टेट में है। तो सबसे पहला आपका काम क्या था? सबको गैसियस स्टेट में लाओ। तो देखो यहाँ पे सॉलिड से गैसियस स्टेट में लेके आ रहे हो, सॉलिड से गैसियस स्टेट में ला रहे हो, तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते तो क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अभी देखो, जो कल मैंने पूरा पढ़ाया ना, आज यहाँ निचोड़ है उसका, इसका निचोड़ निकलने वाला है। इधर देखो, तो सोडियम यहाँ पे सॉलिड था, ये सोडियम गैस की अवस्था में आ गया, गैस स्टेट में आ गया। और क्लोरीन ऑलरेडी गैस की स्टेट में, कोई प्रॉब्लम, यहाँ हमने कोई काम नहीं किया। ये गैस इसके साथ साथ चल रहा है, ये बता रहा है कि भाई तू तो गैस में है, ठीक है, इसको भी गैस में कर दो। तो गैस में करने के लिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन किया, और इसका मतलब इतनी हीट दी हमने सिस्टम को, 108.4 किलो जूल पर मोल हमें हीट देनी पड़ी है। जब हमने हीट दिया तो ये गैसीय स्टेट में आ गया। चलो जी, अब गैसीय स्टेट में तो आया, अब इसको आयनाइज भी तो करना। अब एक इसका इलेक्ट्रॉन हमको निकाल देना है और इसको बनाना है Na+, और एक इलेक्ट्रॉन इसका भाग जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हमें क्या करना है? सोडियम आयन की फॉर्म में लेके आना है सोडियम को। तो सोडियम गैस की फॉर्म में तो हम ला ही चुके थे, अब उसको आयनाइज करना है। और आपको पता होगा शायद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इस सोडियम गैस को आप आयनाइजेशन एंथैल्पी के थ्रू, एक मिनट यार, एक कलर चला गया फिर। ओके हाँ, तो सोडियम आयन की फॉर्म में आ गया, तो भैया उसको हीट तो देनी पड़ी। कौन सी हीट है? डेल्टा एच के बाजू में क्या लिखा है यहाँ पे छोटा सा? आई। आई मीन्स व्हाट? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसको भैया देनी पड़ेगी हमको, सिस्टम को देनी पड़ेगी, इसलिए प्लस है, प्लस है, दे दिया। श्रेया ध्यान देना अभी। अब सोडियम आपका आयनाइज की फॉर्म में आ चुका है, अब इसके ऊपर अब कोई काम नहीं करना, इस बाजू वाले को करना है। तो आपको अब ये सुन लो, एक चीज और ध्यान से सुनना। तो आपको क्या लगता है स्टेप बाय स्टेप काम होता है? नहीं, स्टेप बाय स्टेप नहीं होता, ये सब साइमल्टेनियस होता है। लेकिन क्योंकि आप तो पढ़ रहे हो ना अभी, आपको पढ़ा रहा हूं ना अभी, तो इसलिए अलग अलग करके बता रहा हूं, अदरवाइज ये सारे काम इकट्ठे होते हैं। अब Cl2 है, Cl और Cl के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुन लो। अब ये Cl2 है, तो Cl और Cl के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था आपको बॉन्ड एंथैल्पी, दिख रहा है कि नहीं? अरे बोलो।
तो ये जो Cl और Cl के बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लगी, क्योंकि यार हमको तो एक Cl चाहिए बस, तो उस एक Cl के लिए कैलकुलेशन के लिए इसने क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब समझ गए होगे कि भाई मुझे तो जितनी एनर्जी लगाई है पूरे Cl और Cl के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, मुझे एक Cl से मतलब है, क्योंकि एक कैलकुलेशन हो रही है, बस एक कैलकुलेशन हो रही है, बस एक मान के चलते हैं कैलकुलेशन। आप समझ पा रहे हो कि नहीं यार इस कैलकुलेशन? थैंक यू। सोडियम को गैसियस फॉर्म में लाए तो एनर्जी दी, गैसियस फॉर्म में ला के फिर एंथैल्पी हमने हीट किया उसको आयनाइज करने के लिए, और फिर इसके बाद क्लोरीन को Cl एटम की फॉर्म में लेके आना था। अब इसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं या बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। अब ये आपका गैसियस स्टेट में एक Cl एटम की फॉर्म में आ चुका है, एटम की फॉर्म में आ चुका है। ध्यान से सुनना, अब इस भाई साहब को एक इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। अब आप बोलो कौन देगा? अरे भैया अभी एक सोडियम ने दिया था कि नहीं, सोडियम से सोडियम आयन में बदले थे ना, वो एक इलेक्ट्रॉन दिया था। और मैं इतनी देर से यही बता रहा हूँ, ये सारे काम साइमल्टेनियस होते हैं, क्योंकि अभी हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, इसलिए एक एक करके लिख रहे हैं। तो अब ये Cl को गेन करना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -340 नेगेटिव होती है, और भी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा 348.6 किलो जूल पर मोल। अब Eg है, इसलिए डेल्टा के साथ में क्या लिख रहा है, Eg का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसको इतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, ये माइनस हो गया। अब आपका सोडियम और क्लोराइड दोनों आयनिक फॉर्म में आ गए हैं, लैटिस फॉर्मेशन होगी और नमक बन जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड बन गया। समझे कि नहीं? बोलो, समझ में आया? क्या बात है, बड़ा जोश है यार, बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कि भाई ये 411.2 किलो जूल पर मोल यहाँ पे, अगर आपको Na ये बनाना है तो, लेकिन यहाँ पे हाफ Cl2 है, इसलिए कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली करना। अब ये खत्म नहीं हुआ है और अच्छे से समझना है, तो मैं यहाँ पे आपको बहुत फास्ट लैटिस एंथैल्पी यहाँ पे जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि सोडियम और क्लोराइड के सॉलिड फॉर्म में अलग अलग किया, अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इनकी लैटिस एंथैल्पी कितनी होती है, +788 किलो जूल पर मोल। ध्यान से सुन लो, +788 किलो जूल पर मोल। सोडियम क्लोराइड अलग अलग करेंगे तो। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे शुरुआत की इसने सोडियम सॉलिड से गैसेस स्टेट में 108.4 ऑलरेडी बता दिया, एंड सब्लिमेशन ऑफ सोडियम मेटल। दूसरा स्टेप क्या है भाई, दूसरा स्टेप ऊपर लिखा है। दूसरे स्टेप में सोडियम गैस की स्टेट में था, तो उसको गैस से क्या किया, आयनाइज किया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ पे, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन ऑफ सोडियम एटम। तो ये इतनी आई एनर्जी, और Cl से Cl के बॉन्ड को ब्रेक किया 121 किलो जूल, ये सब प्लस में था। लेकिन यहाँ पे जब क्लोरीन गैस की फॉर्म में आ गया तो उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो क्लोराइड आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाई क्लोरीन एटम। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि माइनस है, -348.6 किलो जूल पर मोल। बहुत ध्यान से देखना आगे, आई होप समझ में आ गया होगा आपको पूरा। बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही यार आप? भाई यहाँ पे काफी लोग हैं, बाकी सब बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं। त्रिविक्रम क्लियर है? तो बच्चों बताते रहा करो यार, बताते नहीं हो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे सोडियम प्लस और क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड बन गया। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज शोन इन द फिगर एंड इज नोन एज बॉर्न हाइबर साइकिल। अब यहाँ पे सबको ये क्या कर रहा है, एंथैल्पी ऑफ लैटिस के लिए जो प्लस था प्लस किया, माइनस था। अब यहाँ पे आपको हेस लॉ यहाँ पे लग रहा है, देखो अभी ये पूछ रही थी ना, क्या नाम, श्रेया पांडे, श्रेया, अभी जब आप पूछ रहे थे तो मैंने क्या बताया था, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग जो भी काम हो रहा है
उस सब को एक डायरेक्टली लिख रहा है। देखो जो प्लस वाला है प्लस कर दो, माइनस वाला माइनस कर दो, सबको ऐड कर दो। अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक मतलब जो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे आपको 788 किलो जूल पर मोल मिलता है। ध्यान से सुनना, अभी थोड़ा सा यहाँ पे कुछ डिफरेंस आएगा। तो यहाँ क्या बोलता है, फॉर NaCl Na प्लस NCl इंटरनल एनर्जी स्मॉलर बाई 2RT बिकॉज डेल्टा Ng इज इक्वल टू 2। गैसेस स्टेट में आ जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 ले रहा है। एंड इज इक्वल टू 783 किलो जूल पर मोल। ये बता रहा है कि इस फॉर्म में इंटरनल एनर्जी जो है स्मॉलर होगी, इससे 2RT कम हो जाएगी। और वो 2 डेल्टा Ng की जगह पे 2 लेना है। और ये 783 आती है, जबकि एंथैल्पी कितनी है पूरी 788। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, और इस रिलेशन को आपको समझना है। अगर ये नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी आपको 12th क्लास में। अभी से मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, तो यहां पे बोलता है एंथैल्पी ऑफ लैटिस, और उसके अंदर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऐड कर दो। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऐड करोगे तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन आएगा फॉर 1 मोल ऑफ NaCl। तो लैटिस एंथैल्पी 788 है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी कितनी है -784। ध्यान से सुन लो, 784 ही बताया ना इसने, 788। अच्छा यहाँ 783 लिखता, कार्टून है यार, कहीं इधर उधर जो मर्जी लिखते हैं। तो ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन 784 माइनस है। ध्यान से सुन लो, ये माइनस है और लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव है। तो दोनों प्लस करोगे तो क्या आएगा, प्लस करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस ये प्लस। अब ये देखना है कि कौन ज्यादा है, ज्यादा कौन है, प्लस वाला ज्यादा है, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है। लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो 4 किलो जूल पर मोल आएगा। तो ये क्या है, द डिसोसिएशन ऑफ NaCl इज अकम्पनीड बाय वेरी लिटल हीट चेंज। तो डिसोल्यूशन जब करेंगे, डिसोल्यूशन जब करेंगे तो बहुत कम हीट एनर्जी निकलेगी, और इसीलिए बहुत जल्दी सॉल्यूबल होता है पानी वगैरह में। समझ में कुछ आया कि नहीं भाई? ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। अब आप बोलोगे फिर इतना क्या जरूरत थी समझाने की? बहुत ज्यादा जरूरत थी समझाने की। नहीं समझते तो आपको ना बहुत सारी चीजें आगे समझ में नहीं आएंगी। अगर मैं आपको परफेक्ट केमिस्ट्री में बनाना चाहता हूं तो मुझे हर चीज आपको बतानी पड़ेगी। अगर मैं कुछ भी स्किप करके छोड़ दे, अरे नहीं है इसको छोड़ दो, ये नहीं आएगा एग्जाम में, मैं कई बार बता चुका हूं, एग्जाम में आना अलग चीज है और आपको ज्ञान होना अलग चीज है। तो अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है मैंने अक्सर देखा है, पता नहीं क्यों, क्या है मतलब। पहले ध्यान से देखो, इस यहाँ पे ए भी एक सॉलिड है, ए भी एक सॉलिड है, और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट डिजोल्व किया, और जो भी एंथैल्पी मिलती है हमको डिजोल्व करने पे माइनस होगी प्लस होगी वो सब देख लेंगे, और ए प्लस एक्वस बन गया। देखो पहले आयनाइज हुआ है, ए प्लस है और बी माइनस है, ये गैस स्टेट में आया होगा, और फिर दोनों पानी में आ गए तो दोनों को एक्वस बोलेंगे। ए क्यू तो आई थिंक जानते होगे आप लोग, और आयन आयन की फॉर्म में है प्लस और बी माइनस एक्वस। तो ये तो एक स्टेप की कहानी है। लेकिन अब अगर ये बोलता है कि पहले तो लैटिस एंथैल्पी ब्रेक होगी, लैटिस एंथैल्पी से क्या होगा, अब जो लैटिस की फॉर्म में था अब लैटिस नहीं है, और अब ब्रेक होके ए प्लस गैसियस फॉर्म में और बी माइनस गैसियस फॉर्म में। अब आप बोलोगे सर एक ही स्टेप में होगा, नहीं, ये भी एक स्टेप में नहीं हुआ। अब मैं बता देता हूं आपको, पहले तो भैया ए बना, ए और बी ब्रेक हुआ, एक ए अलग हुआ बी अलग हुआ, दोनों सॉलिड में है, इसलिए क्या हुआ, सबसे पहले गैसियस स्टेट में आया। पहले गैसियस स्टेट में लाओ ए बी को, और फिर आयनाइज होगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेगा। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ एक में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी और एक में आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। समझते चलो आप।
एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन कैच करेगा, ले लेगा। ये इतना होने के बाद आयनाइज हो गया सब कुछ, इलेक्ट्रॉन जो भी है प्लस और माइनस बन चुका है। अब इसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी जैसे ही पानी में डालोगे ये A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस बन जाएगा। अब यहाँ की जो जर्नी है, एक यहाँ से यहाँ तक आने में, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में, जितनी 3 स्टेप में एनर्जी लगी है सबको ऐड करोगे या इसको ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट इक्वल आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं भाई? ये आप लोग पढ़ लेना, पढ़ना है तो समझ में आ जाएगा आपको। अभी पढ़ना है तो बताओ, मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ 2 मिनट, क्योंकि फिर आपके मन में रह जाएगा यार कहीं छूट तो नहीं गया कुछ हमारा। तो एक काम करो, पढ़ लो जो मैंने बताया वही सारी बातें, फिर भी पढ़ो। चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, हाँ चलो ठीक है, इसको पढ़ लेना आप लोग। सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हो तो बताना। अब आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। अभी एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या मुसीबत है? एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, पता है या नहीं? भाई एक चीज बताओ मुझे आप, देखो एक तो सॉल्वेशन है कि उसको पहले पानी में डाल के सॉल्यूट मतलब सॉल्वेट करना है, और दूसरी एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। अब यहाँ डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, मान लो आपके पास एक कुछ सोल्यूशन है पहले से, गाढ़ा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, हाँ? ना होने दो, क्या फर्क पड़ता है, आप तो पढ़ लो ना, क्या तकलीफ है? अच्छी चीज है ना, जानने में क्या बुराई है, मेरे भी बुक में नहीं है, बट आपको तो बताना है ना मुझे, बता देते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ, इसमें क्या होता है, इट इज नोन दैट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज associated with the addition of specified amount of solute to the specified amount of solvent। बता रहा हूं मैं कि ऑलरेडी आपके पास कुछ है सॉल्यूट, सॉल्वेंट के अंदर मतलब सॉल्यूशन है, ये ऑलरेडी एक हद तक, एक कॉन्सेंट्रेशन तक ये आपके पास ये सोल्यूबल है, चीज है जो सोल्यूबल है, इसके अंदर डली हुई है। अब अगर आप डाइल्यूशन करते हो, मान लो आधा लीटर था और आप इसको 1 लीटर बनाना चाहते हो, भर देते हो पानी से, तो उसमें एंथैल्पी ऑफ आपने क्या किया, डाइल्यूशन कर रहे हो आप इसको, ठीक है ना। और कभी कभी आप दूसरे जो सॉल्यूट है वो भी डालोगे कभी कभी, मतलब वो ढेर सारे प्रोसेस होते हैं, कितनी एंथैल्पी जा रही है, कितनी एंथैल्पी से सॉल्यूट बनेगा, कब इसका सॉल्यूशन बंद हो जाएगा। आपको इक्विलिब्रियम में मैंने एक चीज नहीं पढ़ा है लास्ट में, हर चीज की जो भी सॉल्यूबल चीजें होती हैं कितनी सॉल्यूबल होती है, मान लो 1 लीटर पानी है 1 लीटर बोलूं या 100 ml बोलूं, 100 ml अगर पानी है तो इसमें शुगर कितनी मिक्स कर सकते हो आप, और सॉल्ट सोडियम क्लोराइड कितना मिक्स कर सकते हो आप 100 ml वाटर में, पता है या नहीं? हाँ 35 सॉल्ट है, और ये हाँ 204, मैं साथ बताया था क्या एक दिन, ये 204 है। हाँ हाँ, तो ये भी पढ़ोगे, अभी है ये सिलेबस में, मैं अभी वो पूरा नहीं खत्म किया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि एपीएस में शायद ये भी आ जाएगा। एपीएस में आ रहा है क्या भाई ये एपीएस? एपीएस वालों नहीं आ रहा है? तो आप लोग तो बड़े मजे में हो यार, अभी तैयार कर लो, बढ़िया बढ़िया मार्क्स आएंगे। हाँ बता तो रहा हूँ, आपका धुआं निकाल देंगे आपकी मैडम। कैसे धुआं निकलेगा मैं बताऊंगा फिर, लेकिन अभी से तैयार रहो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, समझ जाना। और हो सके तो एक काम और कर लेना, मैं भी ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, द मोमेंट यू फिनिश योर एग्जाम, ठीक है, बस एक काम करना, इन दोनों चैप्टर पे लपक के पढ़ जाना पीछे, और फटाफट फटाफट उड़ा देना इसको दोबारा से। अभी तो कर ही रहे होमवर्क जल्दी जल्दी में। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसीय स्टेट में 10 एक्वस, तो ये क्या बनता है, ये चीज पता है कि नहीं आपको?
HCl 10 aqueous और इतनी इतनी हीट एनर्जी निकलेगी। लेट अस कंसीडर द सेट ऑफ एंथैल्पी चेंजेस। तो ये अलग अलग सेट ऑफ एंथैल्पी चेंज करवा रहा है। अगर आपको 25 एक्वस में करना, देखो 10 एक्वस था ये, अब 25 एक्वस, 40 एक्वस और इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हो आप, ध्यान से देखना। तो ऐसे में ये बता रहा है अलग अलग टाइप की एंथैल्पी यूज होती है। नॉर्मल 10 HCl के लिए 10 है तो उसके लिए 69.01 है, इतनी हीट एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी। याद रखना डाइल्यूशन में एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक होता है वो। तो अगर 25 करते हो आप तो देखो ये 69 से बढ़ के 72 हो गया। 40 करते हो तो भी 72 थोड़ा सा बढ़ा, अब देखो बहुत कम बढ़ रहा है, बहुत 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 कम बढ़ रहा है, देखो क्योंकि डाइल्यूशन हो चुका है ऑलरेडी, बस उसके आयन अब सेपरेट होते जा रहे हैं। ध्यान से सुनो, H प्लस और Cl माइनस, ये क्या कर रहे हो आप, डाइल्यूशन करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो पता है क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था H प्लस और Cl माइनस के बीच में वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि इसके बीच में पानी आता चला जाएगा। जितना ज्यादा वाटर बढ़ेगा आप डाइल्यूशन बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है ना। और एंथैल्पी लास्ट में बोला इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब आप करते हो तो -70, देखो बहुत कम डिफरेंस आ रहा, देखो पॉइंट में आया, इधर से 2 इधर आने के बाद तो खत्म ही हो गया, बोलता बस इससे ज्यादा अब कुछ नहीं होने वाला है। डाइल्यूशन एक लेवल तक होता है, उसके बाद जितना मर्जी पानी भर दो कुछ नहीं होने का। उसको पढ़ लेना, कोई चीज समझ में नहीं आए तो कल मुझसे दोबारा पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये देखो दोनों को मिला के बोल रहा है, जैसे हेस लॉ को यहाँ से फिर से बता रहा है कि 25 वाले केस में ध्यान देना, HCl जो 25 एक्वस था उसके साथ 15 एक्वस और मिला दो, तो दोनों मिला के कितना, HCl 40 हो गया। अरे बोलो यार, हो गया ना। तो अब ऐसे में क्या बोल रहा है, अब ऐसे में क्या बोल रहा है कि डेल्टा H टोटल 40 के लिए कितना लगेगा, तो भाई 25 तो पहले ही था, 25 तो पहले से ही था और 40 हो गया, इसका मतलब 40 में से 25 वाला माइनस कर दो तो 15 वाला आ जाएगा आपको। इसीलिए आप जरा गौर से देखो, एक को पॉजिटिव ले लिया, अब मैंने तो देखो, मेरा अपना तरीका है कि इसमें से इसको माइनस कर दो, लेकिन ये क्या बहुत तरीके से लिख रहा है, देखो -72.79 माइनस ऑफ -72.03। अब ऐसे में क्या होगा कि माइनस वाला पार्ट बड़ा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। रुको और अच्छे से बताऊं मैं, यहां देखो 25 वाला है, ये कितना है -72 दिख रहा है, और 40 वाला कितना है, 40 वाला कितना है -72.79। तो इसका मतलब अगर आपको, और 15 वाला कहीं लिखा हुआ है क्या, 10 वाला है यहाँ पे, सॉरी 15 वाला है नहीं, लेकिन उसने उसकी वैल्यू लिखी है वहां पे। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, जो 25 वाला तो पहले से 40 में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ये एनर्जी तो पहले रिलीज हो चुकी है। अब ये जो बची खुची है 15 ऐड करने के बाद, तो क्या करना है भाई, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो माइनस करोगे, माइनस तो पहले से ही है तो प्लस हो जाएगी। किसमें से माइनस करना है, इसमें से, ये बीच में माइनस। भाई समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, कल दोबारा बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी आई, -76 -0.76 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर डाइल्यूशन इतना आया। चलो ये बुक में नहीं है, शायद आपके टीचर ने भी नहीं पढ़ाया होगा, वो तो मुझे पक्का मालूम है कि नहीं पढ़ाया होगा। अब आ गई स्पॉन्टेनिटी। यहां से अभी का जो पोर्शन है पूरा थ्योरेटिकल है और प्योरली आपको समझना है। बस अब एक काम करो, 1-2 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वानी पीना है तो पी लो, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं बंद। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं स्पॉन्टेनिटी, आपको मालूम है कोई भी काम स्पॉन्टेनियस होता है जब। चलो मैं स्पॉन्टेनियस काम बताता हूं, आपकी समझ में आ जाए। मान लो आपने कप का प्याला है आपके पास, कप चाय है, इसमें चाय है, गरम गरम चाय आपने यहाँ पे रख दी है, क्या होगा थोड़ी देर में, ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। हॉटर से
कोल्डर की तरफ जा रहा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रहा है ना। तो ये जो हुआ वो आपने करवाया नहीं है, ये अपने आप हुआ है। और जो भी काम अपने आप होता है, नेचुरली ऑकरिंग होता है, उसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। और स्पॉन्टेनिटी है सिस्टम को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनिटी। आप पहाड़ पे चढ़े हुए हो, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हो आप, ठीक है, यहाँ से एक बड़ा सा पत्थर लिया, लुढ़का दिया, लुढ़कता हुआ आ जाएगा, आएगा कि नहीं बोलो? रोल करता हुआ यहाँ आ जाएगा। अरे यहाँ पे तुम्हारा मित्र खड़ा है, तुम्हारा मित्र यहाँ नीचे खड़ा हुआ है, ये भी एक धक्का मारना चाहता है कि भाई तू ऊपर चली जा, तो पत्थर ऊपर जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसने क्या किया है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, दबा के सीधे धड़ 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 नीचे दौड़ के आ गया है। अब ऊपर नहीं जाएगा, बोलता भाई मेरे ऊपर जितनी पोटेंशियल एनर्जी खर्ची हुई है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी माइनस हुई है, निकल गई जो, उतनी एनर्जी मुझे दे, तब मैं ऊपर जाऊंगा। बात समझे कि नहीं? जितनी पोटेंशियल एनर्जी वो खर्च कर चुका है नीचे आने में, उतनी एनर्जी मांग रहा है वो, इतनी एनर्जी दो तो मैं ऊपर चढ़ूंगा। तो उतनी एनर्जी देने का मतलब है आप उसको पकड़ के ले जाओ। पकड़ के कैसे ले जाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे लेके जाते हो। तो जो नेचुरली ऑकरिंग होगी, जो खुद से होती है रिएक्शन, या खुद से होती है जो सिस्टम चेंज होता है, जैसे आइस है। आइस एक अलग एग्जांपल है, यहाँ पे कोल्डर से हॉटर की तरफ जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, ये एब्जॉर्ब करती है एनर्जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वो सिस्टम एक ऑलरेडी अटेन कर चुका है। नॉर्मल नेचुरल नहीं बोल सकते, आइस को हम नेचुरल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो क्या कर चुका है, उतनी एनर्जी रिलीज कर चुका है। अब उतनी एनर्जी उसको दोगे, हीट एनर्जी दोगे, तब जाके वो लिक्विड की फॉर्म में बनेगा, वो तब वो लिक्विड बनेगा। उतनी एनर्जी ऑलरेडी वो निकाल चुका है, तो उसकी उतनी एनर्जी चाहिए रीगेन करने के लिए अपनी स्टेट को। कौन सी स्टेट? लिक्विड स्टेट। तो चलो अब आपको पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, बोर हो जाओगे। तो क्या बोलता है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स tells us about the relationship between the heat absorbed and the work performed। कितनी हीट लेता है और कितना वर्क परफॉर्म करता है वो, ठीक है ना। ऑन आर बाय ए सिस्टम, या तो सिस्टम काम करता है या सिस्टम पे आप काम करते हो। इट पुट्स नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगी, वो तो डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी बोलता है, हाउएवर द फ्लो ऑफ हीट इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हमेशा हमेशा के लिए, जैसे पहाड़ पे से जो पत्थर गिरा था वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, वैसे ही टेम्परेचर भी हायर से लोअर की तरफ जाएगा, टेम्परेचर हायर से लोअर की तरफ आएगा, ये इसका फ्लो होगा। बात समझना, आप धीरे धीरे समझना, बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा मैं। In fact, all naturally occurring processes, whether chemical or physical, will tend to proceed spontaneously। तो यही वो spontaneous है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से पूछेगा तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आपको आता नहीं है तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे कुछ क्वेश्चंस के। इन वन डायरेक्शन ओनली, स्पॉन्टेनियस होगा तो एक ही डायरेक्शन में होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि कॉफी या चाय जो आपने गर्म करके लाए थे और उस चाय से हीट जो निकल गई, अब ऐसा नहीं है कि हीट स्विच में आ जाएगी दोबारा से। ये बाई डायरेक्शनल नहीं है, यूनी डायरेक्शनल है, एक ही साइड में हीट जाएगी, हायर से लोअर, क्योंकि कॉफी या चाय जो थी आपकी वो गर्म थी, तो एक डायरेक्शन में यूनी डायरेक्शनल हीट फ्लो होगी। बात समझ में आई या नहीं? For example, a gas expanding to fill the available volume, burning carbon dioxide, burning carbon in dioxide, डाइऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन को बर्न करते हो तो क्या मिलता है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन और कार्बन बनता है? बोलो। अगर ऐसा होता तो दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो जाती, पोल्यूशन खत्म हो जाता, ठीक है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रॉब्लम खत्म हो जाती। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाती, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमको ऑक्सीजन और कार्बन में कन्वर्ट करना आता तो। यही तो काम नहीं होता।
लेकिन हाँ, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है। हीट करते ही जैसे ही टेम्परेचर दोगे फटाफट हो जाएगा। बर्निंग कार्बन इन डाइऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये पैराग्राफ तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझना बहुत जरूरी है। बट हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू विंड वार्मर। ऐसा होता है क्या? कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ नहीं होता। अगर होगा तो आपको उसमें कुछ मैकेनिकल वर्क, कुछ या इलेक्ट्रिकल कुछ काम करना पड़ेगा, जो कहां पे होता है? हमारे रेफ्रिजरेटर में होता है। होता है कि नहीं बताओ? आपका फ्रिज तो पहले ही ठंडा रहता है, और ठंडे से आप और बार बार हीट निकालते रहते हो, निकालते रहते हो, तो आप उस पर काम करते हो तब जाके होता है, उसको एनर्जी देते हो तब जाके होता है। उसमें कंप्रेसर चलता है, मोटर चलती है उसके अंदर, तब जाके अंदर की हीट को बाहर फेंकता है वो, जबकि हीट थोड़ी है, वहां का टेम्परेचर कम है। मालूम है? समझ में आ गया ना? तो so the gas in a container will not spontaneously contract into one corner or carbon dioxide। क्या बोल रहा है? अगर आप एक बॉक्स के अंदर एक बहुत बड़ा डब्बा है आपके पास, थोड़ी सी गैस इसमें डाल दिए, तो गैस का एक ही काम है, एक्सपेंड होना, पूरे वॉल्यूम को घेर लेगी। तो बोल रहा है कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो जाएगा कि पूरी की पूरी गैस इकट्ठी होके कोने में खड़ी हो जाए यहाँ पे आके कि भाई मैं तो यहाँ पे कंप्रेस हो गई अपने आप? अपने आप होता है ये अपने आप कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होगा ऐसा। ये कोने में आके यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोलता है? द गैस इनटू ए container will not spontaneously contract into one corner or carbon dioxide will not form carbon and dioxygen spontaneously। अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बनता। so these and many other spontaneously occurring changes show unidirectional change। मैंने बताया ना, सब क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा, एक ही डायरेक्शन में आपकी हीट टेम्परेचर, जो भी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल हीट ट्रांसफर होगी। व्हाट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ ए स्पॉन्टेनियस चेंज? क्या बताता है? कौन डिटरमाइन करता है डायरेक्शन? In this section, we will establish some criterion for these processes, whether these will take place or not। तो देखते हैं क्या बात करता है। Let us first understand what do we mean by spontaneous reaction or change। जो भी काम हो रहा है, spontaneous change या spontaneous reaction क्या होता है? What does it mean? So you may think by your common observation that spontaneous reaction is one which occurs immediately when contact is made between the reactants। नहीं आई बात समझ में? भाई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तब होती है जब जितने भी रिएक्टेंट हैं आपस में कांटेक्ट में आए और इमीडिएटली रिएक्शन हो गई। विच ऑकर इमीडिएटली कब? व्हेन कांटेक्ट इज मेड बिटवीन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के बीच में कांटेक्ट हुआ और फटाफट फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, तो ये क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। टेक द केस ऑफ कंबशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ध्यान से सुनना, ये छोटा सा एग्जांपल है। दीज गैसेस में बी मिक्स्ड एट रूम टेम्परेचर। तो आपको मालूम है ये बात कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलके क्या बनाता है? पानी बनाता है। क्या बन जाएगा अपने आप? बनेगा भी तो इट में टेक ईयर्स टुगेदर, नहीं होती अपने आप रिएक्शन। So these gases may be mixed at room temperature and left for many years without observing any perceptible change। कोई भी ऐसा कोई चेंज नहीं होगा जो हमें पता चले। Although the reaction is taking place between them, it is an extremely slow rate। अब years together बता रहा है, सालों, जाने कितने साल लग जाएं उसको इस रिएक्शन को होने में, ठीक है। सो इट इज स्टिल कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, लेकिन फिर भी हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे। कारण, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और खास करके थर्मोडायनामिक्स में यहाँ पे ये कभी नहीं बताता, ये बताता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कैसी होगी, कितनी फास्ट होगी, कितनी जल्दी होगी, नहीं बोलता, बिल्कुल भी नहीं बोलता। इसीलिए कैटलिस्ट जो है अगले चैप्टर में था, इस चैप्टर में नहीं रखा। यहाँ पे हीट से रिलेटेड चीजें हैं बस, ठीक है। और रिएक्शन कैसे शॉर्ट पाथ फॉलो करती है जिसकी वजह से
क्या हो रहा है यार इसमें? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सो स्पॉन्टेनिटी मीन्स हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। कुछ ऐसा ही न्यूटन फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? क्या बोलता है यार, ढंग से बोल। न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं मालूम है? हाँ, तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है ये, हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब अपने आप आगे बढ़ता रहेगा बिना बाहरी कोई एजेंसी की हेल्प लिए, कंटिन्यू चलता रहेगा। बोला है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही बोलता है, या तो कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, या तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी काम नहीं करती, जब तक वो कंटिन्यू चलता रहेगा। हाउएवर इट डज नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए चौथा चैप्टर 12th क्लास में यही पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शन। उस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो वहां पे आप सीखोगे कि रिएक्शन को फास्ट स्लो कैसे होगी, क्या होगी। यहाँ पे ये कुछ नहीं बता रहा है, ये सिर्फ बता रहा है कि भाई स्पॉन्टेनियस है। तो आपको स्पॉन्टेनियस का मतलब यहाँ पे, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हाँ भाई रिएक्शन होगी। वो कितने साल लगेगा, 100 साल लगेगा, 200 साल लगेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। रिएक्शन में भी एक्सट्रीमली स्लो। ठीक है, आपने कभी सुना है हीरा सदा के लिए? ऐड आती है ना, ये एक आती है कि नहीं, एक ऐड आती है, उसमें बोलता है हीरा सदा के लिए। लेकिन याद रखना, कोई केमिस्ट्री पढ़ने वाला कभी नहीं बोलेगा, बोलेगा बेकार की बात करता है, झूठ बोलता है। ये हीरा अभी जो है ये कार्बन में तब्दील हो जाएगा, कार्बन बन जाएगा, कोयला बन जाएगा एक दिन। शायद तुम्हें भी बहुत मुश्किल लग रहा होगा, अरे ये कैसे? यस होगा, बट इट मे टेक ईयर्स टुगेदर, जाने कितने 1000 साल भी लग सकता है। ठीक है, कहां से आया ये डायमंड? भी कहां से आया है? कोयले से ही आया है। ठीक है, उसमें से ही मिलता है और उसी में मिल जाता है, बट बहुत टाइम लगता है इसको। छोड़ दो अभी ये सब बेकार की बातें, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बताता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स नहीं होता, जो वापस नहीं होता। आपने पत्थर उड़काया इधर ऊपर से, पहाड़ से नीचे, इरिवर्सिबल है भाई ये। पत्थर ऊपर जाता है क्या? यहां से भी धक्का मार दे तो नहीं जाएगा। तो इसीलिए वो पत्थर जो लुढ़काने वाला काम है, दैट इज इरिवर्सिबल, रिवर्स नहीं होता। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड मे ओनली बी रिवर्स्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। अब आप उस पत्थर को, उसको किसी से पकड़ के लेके जाते हो खींच के, हाँ तो तब जाएगा। सिंपली नहीं जाने वाला, जितने आराम से ऊपर से नीचे आया था उतने आराम से नीचे से ऊपर नहीं जाने वाला। ठीक है, हाँ अब आगे देखो। ये मुश्किल नहीं था और मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं, आपकी बात समझ में आ गई बस। ठीक है, मैं आपको सिर्फ सिखाना चाहता हूँ, सीखो आखिर क्या बात हो रही है। क्या बोलता है, इज डिक्रीज इन एंथैल्पी ए क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनिटी? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ना? क्या डिक्रीज इन एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी अगर कम करते हो तो क्या वो क्राइटेरियन है स्पॉन्टेनिटी? क्या स्पॉन्टेनिटी के लिए कोई फेवर करता है क्या? चलो देखते हैं। If you examine the phenomenon like flow of water downhill or fall of stone onto the ground, भाई ऊपर से पानी गिर रहा है या पत्थर गिर रहा है, तो we found that there is a net decrease in potential energy in the direction of change। सही बात है, ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। By analogy, we may be tempted to state that a chemical reaction is spontaneous। कब? In a given direction
बिकॉज डिक्रीज इन एनर्जी हैज टेकन प्लेस। कहने का मतलब स्पॉन्टेनियस तब होगा जब उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। सिंपल शब्दों में बोल रहा है, अगर पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी एनर्जी डाउन द हिल अगर आएगा तो उसकी एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है हीट, सॉरी हीट नहीं थी वहां पे, पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी लूज करता है। तो कहने का मतलब सिंपली बोलता है स्पॉन्टेनियस कब है, जब किसी चीज की एनर्जी रिलीज होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे बात को समझ रहे हो कि नहीं? ऊपर से पत्थर को लुढ़काने के काम को या ऊपर से पानी अगर नीचे की तरफ आता है, इन दोनों केसेस में बता रहा है एनर्जी लूज करता है। और एनर्जी लूज करने को ये बोल रहा है, क्या वही स्पॉन्टेनिटी है? क्या क्या एनर्जी रिलीज होने की वजह से स्पॉन्टेनिटी हो रही है? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बाकी लोग भी नहीं बोलते यार। गर्ल्स, बच्चों मेरा कहना मान लेना, मैं एक दो दिन और पढ़ा रहा हूं बस, केमिस्ट्री खत्म। इसके बाद कल खत्म हो जाएगी, कल क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। आज मैं थोड़ा सा पढ़ा लेने दो, जस्ट 10 मिनट और बस। इसके बाद कल चैप्टर साफ हो जाएगा विद क्वेश्चन आंसर। तो लेकिन मैंने जो बोला है, जो पढ़ने के लिए, जो याद रखने के लिए, वो याद रखना। ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ लाइन बाय लाइन आवश्यक नहीं है, एक बार पढ़ लेना बस, खत्म। इसमें तो कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, पूछेगा नहीं। स्पॉन्टेनियस के बारे में कुछ पूछेगा तो एक दो लाइन बस, मेरे ख्याल से वो भी नहीं पूछेगा। आपकी मैम वगैरह ने कुछ पढ़ाया है कि नहीं इसके ऊपर? हाँ भाई, अब ध्यान दो, अब आगे क्या बोलता है, ध्यान से देखो। तो ये बोलता है क्या स्पॉन्टेनिटी वही है जब एनर्जी रिलीज डिक्रीज होती है? तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो एज इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एग्जांपल अमोनिया जब फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके, तब एंथैल्पी इतनी रिलीज होती है। और जब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज करती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं तब इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अब ध्यान से सुनना, ये नंबर तो आपको खूब याद हो गया होगा, 285.8। अगर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना रहे होंगे बच्चे, जो लिख लिख के कर रहे हैं सवाल, उनको समझ में आ रहा होगा। ये बार बार आता है ना। आप में से कितने लोगों ने ये रेफरेंस बुक से कुछ क्वेश्चन बनाए, किए? आपकी बुक के नहीं है वो क्वेश्चन, लेकिन समझने के लिए है उसमें। आप में से कोई है जिसने किए हैं सचमुच? आपने किया, ओके, एक अर्श हो गया। दूसरा कितने? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। आप लोग कम से कम पढ़ो तो सही, लिखने का काम तो बाद में करना, अपनी टेक्स्ट बुक के सारे सवाल कर लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन पहले पढ़ो, पढ़ना शुरू करो ना। 15-20 क्वेश्चन जानते हो कितनी देर में खत्म हो जाएंगे? आप यकीन मानो 20-25 मिनट में, 20-25 मिनट में 15 सवाल आप पढ़ सकते हो बड़े अच्छे से, समझ समझ के। और जो टॉपिक समझ में ना आए, मुझे फोटो खींच के भेजो, बताओ कि सर यहाँ मुझे समझ में नहीं आई, ये स्टेप कैसे बनाया इसने, मैं बताऊंगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पोर्शन है आज। तो यहाँ पे क्या देखते हो, सारी के सारी रिएक्शंस में सब के सब में हीट रिलीज हो रही है। तो यहाँ बोलता है द डिक्रीज इन एंथैल्पी पासिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अभी रिएक्टेंट है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है, इतनी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। मे शोन फॉर एनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन एंथैल्पी डायग्राम एज शोन इन द फिगर। 10, अब ध्यान से सुना यहाँ से, द पोस्टुलेट दैट ड्राइविंग फोर्स फॉर ए केमिकल रिएक्शन मे बी ड्यू टू डिक्रीज इन एनर्जी साउंड्स रीजनेबल। लगता है कि हाँ यार ये रीजनेबल बात है, बात तो सही है कि एनर्जी एक बार रिलीज होगी तो कुछ काम होगा, और एनर्जी और बाकी कुछ आपको करवाना है उल्टा, उसका उल्टा रिवर्सिबल, तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर गौर से देखो तो आपको मिलता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से NO2 जब बनता है तब ये एक्सोथर्मिक नहीं है। जब ग्रेफाइट को सल्फर के साथ में रिएक्शन कराते हैं, CH2 बनता है, तो भी एक्सोथर्मिक नहीं है। तो क्या ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं? अब आप ऊपर के एग्जाम्पल्स को देख के भूलोगे नहीं, जो जिसमें एनर्जी रिलीज होती थी। देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, आपकी समझ में आएगा ये क्या पूछ रहा था। उस समय आपकी समझ में कुछ नहीं आया था। अब देखो क्या बोलता है,
Is decrease in enthalpy a criterion for spontaneity? अब क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे यार, क्या बात है, बोर हो गए लगता है। तो कहने का मतलब है जितनी भी एक्सोथर्मिक आपने रिएक्शंस देखी वहां तो बोल रहा है ये इट साउंड्स रीजनेबल कि हाँ भाई ये बात सही है कि एनर्जी रिलीज होगी तो वो स्पॉन्टेनियस है। तो क्या ग्रेफाइट को सल्फर के साथ रिएक्शन करा के जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में NO2 बनाता है वो भी एंडोथर्मिक है? तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? यहाँ देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा एंथैल्पी डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है जो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। बहुत ध्यान से देखना, ये रिएक्टेंट है, टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये एच है, मतलब कितनी हीट एनर्जी उसके पास है। तो पहले एनर्जी ज्यादा थी, अब प्रोडक्ट बनने के बाद में एनर्जी कम हो गई। इसका मतलब इसने जो पाथ गेन किया ये इतनी एनर्जी रिलीज करने का, तो डेल्टा आर एच क्या, नेट हीट इवॉल्व हुई है, मतलब उसने एटमोस्फेयर को दी है एनर्जी, हीट दी है। अगर इसने हीट दी है तो एंडोथर्मिक वाले में आपको देखो, यहाँ पे देखो टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्ट, अब रिएक्टेंट की एंथैल्पी ये है, प्रोडक्ट के ऊपर है, ज्यादा है, इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में क्या करोगे आप, ये वाला जो पोर्शन है एंथैल्पी चेंज है, मतलब इतनी हीट एनर्जी आप उसको देते हो। नेट हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग इन द रिएक्शन, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, इसीलिए वो सा साइन कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, endothermic reaction. So therefore it becomes obvious that while decrease in enthalpy may be contributory factor for spontaneity, but it is not true for all cases. हो सकता है कि एनर्जी रिलीज होती है तो स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन आवश्यक नहीं है हर केस में। एंट्रोपी आज पढ़ाऊं या नहीं? नहीं पढ़ा था, छोड़ दो, ज्यादा हो जाएगा, आज छोड़ दे। हैं? ठीक है, आज ये छोड़ देता हूँ, कल इसको मैं खत्म करूंगा। एक काम कर लेना अगर आप चाहते हो तो, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हो तो एक काम करना, ये वाला जो पोर्शन है एंट्रोपी, आपने कभी एंट्रोपी सुना है? कब सुना है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हु इज टॉकिंग? कृष्णन है क्या? कौन है? श्रवण, तू तो एपीएस का है ना? फिर तूने कहाँ पढ़ा यार, झूठ बोलता है। एंट्रोपी, केंद्रीय विद्यालय हाकिमपेट वाले जानते हैं एंट्रोपी क्या, और उन्होंने एंट्रोपी इससे पहले कभी पढ़े हो? अरे बोलो। हाँ, एंट्रोपी आप नहीं पढ़े हो, वो एंथैल्पी से ऐसे मिलता जुलता है, इसलिए मैं थोड़ा सा एंथैल्पी के बारे में बता दूं, एंट्रोपी के बारे में सुन लो। मतलब ये बता रहा है, हाकीपेड वाले तुम लोग तो जानते ही हो ना एंट्रोपी के बारे में। कोई भी रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन में जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा, कितना होगा, क्या होगा, डिसऑर्डर होगा, जितनी ज्यादा उथल पुथल मचेगी उतनी एंथैल्पी ज्यादा होगी, उसको एस से डिनोट करते हैं। तो चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, डेल्टा एस। तो इसका मतलब डेल्टा लगा है, तो ये कौन सा वो हुआ, स्टेट फंक्शन। चेंज इन एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है, मालूम है? तो मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। मतलब इसके अंदर जितनी भी, अच्छा ज्यादा उथल पुथल कब होती है, जब गैसियस मोल्स, गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा हो। मान लो N2 और 3H2 मिलके अमोनिया बनाते हैं 2 मोल का, तो आप बताएंगे इसमें एंट्रोपी क्या चेंज होगी, एंट्रोपी कम होगी या ज्यादा होगी?
भाई पहले 4 मोल थी गैस, ज्यादा उथल पुथल मच रही थी तो बाद में 2 ही बन जाती है, तो इसका मतलब कम हो गई, तो डिसऑर्डर कम हो जाएगा, तो डिसऑर्डर कम हो जाएगा। उथल पुथल ज्यादा किस में मचेगी वो देखना है, ठीक है। तो डिसऑर्डर किस में ज्यादा होगी, कल ये पढ़ाऊंगा मैं, समझाऊंगा। आज की क्लास यही खत्म करता हूं मैं, कल आखिरी क्लास होगी थर्मोडायनेमिक्स में। आज ज्यादा कुछ पढ़ने समझने को नहीं था। आज की चीज में अगर कुछ छोटा मोटा है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला वो फॉर्मूला याद रखना, अदरवाइज ज्यादा कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आपने कर लिए, काफी लोगों ने किए, लेकिन कुछ लोगों ने आंसर नहीं भेजे। सो प्लीज, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इतना बोलने के बावजूद भी होमवर्क नहीं दिखा रहे हो, क्या करूँ मैं। तो क्लास को समाप्त कर